हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी साहित्य के रीतिकाल या फिर उत्तर मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स, रीतिकाल जो है इसका उपनाम या फिर इसे उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगर रीतिकाल के समय सीमा की हम लोग बात करें तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक था। विक्रम संवत की बात करें तो 1700 से 1900 तक था। ठीक है, और ये जो समय सीमा है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। ठीक है, जो सर्वमान्य है। ठीक, इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अब रीतिकाल के नामकरण के बारे में हम लोग देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने फिर अगेन उत्तर मध्यकाल कहा है। उसके बाद मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने द आर्स पोएटिका कहा है। ठीक, उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाव्य कहा है। ठीक है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल यानी रसाल, इनका उपनाम है रसाल, इन्होंने कला काल कहा है। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद रीतिकाल के प्रवर्तक। रीतिकाल के प्रवर्तक डॉक्टर नागेंद्र जी आचार्य केशव दास जी को मानते हैं। ठीक है, जो सर्वमान्य है। ठीक, उसके बाद चिंतामणि त्रिपाठी रामचंद्र शुक्ल जी को मानते हैं। ठीक, तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य केशव दास जी हैं, यही सर्वमान्य मत है। ठीक है, इसके बाद रीतिकाल की विशेषताएं हम लोग देखते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, ब्रज भाषा की प्रधानता है। ठीक है, इसमें कवि एवं आचार्य बनने की प्रवृत्ति देखी गई है। ठीक, मुक्तक काव्य की रचनाएं हुई हैं, इसमें नायिका भेद का चित्रण भी हुआ है। ठीक है, अलंकारिकता एवं चमत्कारिकता दिखी गई है, इसमें भक्ति और नीति काव्य भी देखे गए हैं आपके। ठीक, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। ठीक है, आश्रयदाता राजाओं की इसमें प्रशंसा की गई है। ठीक, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, घनानंद जी की जो रचना है वो सुजान सागर है, फिर कवित्त है, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद केशव दास की जो रचनाएं हैं वो रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और पद्माकर जी की जो रचना है वो पद्माभरण है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। भूषण जी की जो रचना है वो है शिवराज भूषण। बिहारी बिहारी जी की जो रचना है वो है सतसई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बिहारी जी की रचना कौन सी है, तो सतसई है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। रीतिकाल में 3 प्रकार की रचनाएं हुई। पहली है रीतिबद्ध, दूसरी है सिद्ध। ठीक है, उसके बाद तीसरी है रीतिमुक्त। ठीक है, जिसे हम लोग आगे देखते हैं। रीतिबद्ध रचनाएं, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए थे। ठीक है, रीति के बंधन में बंधे हुए थे और जिन्होंने रीति परंपरा का अनुसरण कर लक्षण ग्रंथों की रचना की है। ठीक, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इस वर्ग के प्रमुख कवियों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि रीतिबद्ध कौन कौन से कवि हैं, तो पहले कवि जो हैं आपके चिंतामणि त्रिपाठी, दूसरे हैं आपके केशवदास, तीसरे हैं देवमंडन मिश्र। ठीक है, फिर मतीराम है आपके, फिर पद्माकर जी हैं। ठीक है, आदि कवि आते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने इन्हें रीतिकार या फिर आचार्य कवि कहा है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
रीति काव्य की प्रमुख विशेषताएं: रस, छंद, अलंकार आदि 3 आधारों पर लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है। कवियों में कवित्व और आचार्यत्व दोनों गुण थे। ठीक। इसमें शास्त्र प्रधान काव्य लिखे गए। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं रीतिबद्ध कवि और उनकी रचनाएं। केशवदास जी की जो रचना है वो है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। ठीक। चिंतामणि जी का जो रचना है वो है रसविलास, काफ़ी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। उसके बाद भूषण जी की जो रचना है वो शिवराज भूषण। ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं रीति सिद्ध रचनाएं। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके उसके अनुसार उत्कृष्ट काव्य की रचना की। ठीक। इस वर्ग के प्रमुख कवियों में बिहारी आते हैं, कवि पजनेश आते हैं, रसनिधि आते हैं और बेनी आते हैं। ठीक। उसके बाद प्रवीण और कृष्ण भी आते हैं। ठीक। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन सीधे नहीं उठाएगा और ऐसे पूछेगा कि रीति सिद्ध कवि कौन कौन से हैं। तो रीति सिद्ध जो कवि हैं आपके बिहारी, कवि पजनेश, रसनिधि, बेनी, प्रवीण, कृष्ण इत्यादि हैं। ठीक है। और डॉक्टर नागेंद्र जी ने इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा है। ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं जिसमें हिंदी साहित्य इंक्लूड है तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा रीतिकाल से। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं रीति सिद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताएं। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है। श्रृंगार रस की प्रधानता है, भक्ति एवं नीति है, प्रकृति का वर्णन है, ब्रज भाषा का माधुर्य है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मुक्तक शैली। उसके बाद अलंकारों की प्रधानता। ठीक है। इसमें अलंकारों की प्रधानता देखी गई है। ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग रीति सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। बिहारी की जो रचना है वो सतसई है। ठीक है। मतीराम की जो रचना है वो है मतीराम सतसई। भूपति जी की जो रचना है वो है भूपति सतसई। ठीक। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं रीति मुक्त रचनाएं। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने न ही लक्षण ग्रंथ लिखे, ठीक, और न ही उनके नियमों के अनुसार काव्य की रचना की, अपितु वे अपनी स्वतंत्र मनोवृत्ति के अनुसार काव्य की रचना की। ठीक। वे रीति मुक्त कवि कहलाए। ठीक है। उसके बाद इस वर्ग के प्रमुख कवियों में घनानंद जी आते हैं, आलम आते हैं, बोधा आते हैं, ठाकुर आते हैं, द्विजदेव आते हैं। ठीक है। इत्यादि से ये सभी लोग आते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं। रीति मुक्त कवियों का प्रेम व्यवस्था प्रधान है। ठीक है। संयोग में भी वियोग की कसक है। ठीक। प्रेम की पीड़ा और विरहानुभूति रीति मुक्त काव्य धारा की आत्मा है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। कि प्रेम की पीड़ा और विरहानुभूति रीति मुक्त काव्य धारा की आत्मा है। ठीक है। रीति मुक्त कवियों ने नारी सौंदर्य का चित्रण किया है। ठीक है। स्वस्थ मानसिकता और परिष्कृत रुचि के साथ किया है। ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ज़्यादातर आत्मपरक मुक्तक शैली। ठीक है। लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग है इसमें। ठीक। उसके बाद कवित, सवैया, दोहा आदि छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसमें रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है और श्रृंगार रस का उदात्त रूप देखने को मिलेगा। ठीक।
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेम की पीर, पीर का मतलब होता है पीड़ा, ठीक है। प्रेम की पीर यानी पीड़ा का चित्रण किया गया है, ठीक है। उसके बाद रीति मुक्त कवि और उनकी रचनाएं। रीति मुक्त कवियों में थे घनानंद, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखी है सुजान सागर, ठीक है। सुजान सागर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुजान सागर। घनानंद कवित। उसके बाद बोधा ने लिखा है इश्कनामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो, ये क्लास अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और बाद में जैसे ही ये ख़त्म होगा हम लोगों का हिंदी साहित्य, उसके बाद हम लोग MCQ और PYQ भी करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आपका दिन शुभ हो।